आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्षों पुराना सपना पूरा हो ही गया। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया, लेकिन अफसोस सेकंड हैंड नोबेल मिला है। अब आप सोचेंगे कि ये सेकंड हैंड नोबेल क्या होता है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरेना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। गिफ्ट में मिले इस नोबेल को हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्कुराते हुए उनके साथ एक फोटो भी खिंचवाई है। वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि मारिया कोरेना मचाडो ने से उनका नोबेल पुरस्कार लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप कितने खुश नजर आ रहे हैं। 10 सेकंड उनकी मुस्कुराहट के नाम कीजिए। मुस्कुराहट देखिए उनकी। अंग्रेजी में इस तरह खिली हुई मुस्कुराहट को ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर कहते हैं। जब इंसान आश्चर्यचकित होकर बहुत ज्यादा खुश होता है, अंदर से खुशी आती है, तब ऐसे मुस्कुराता है। पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिशें की थी। हर दूसरे दिन दुनिया के 7 युद्ध रुकवाने का दावा करते थे, नोबेल कमेटी के आगे पीस प्राइज का दावा ठोकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद को पीस मेकर कहना शुरू कर दिया था। पिछले साल मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैन्य बेस आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का भी श्रेय ले लिया। वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने ये युद्ध परमाणु युद्ध बनने से रुकवा दिया, लेकिन इतने जतन के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिला नहीं। साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की, याद रखिए वेनेजुएला वही देश है जहां पर अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अटैक किया, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए हैं अमेरिका में। उसी वेनेजुएला की विपक्षी नेता, क्योंकि मादुरो के खिलाफ इनका पूरा एजेंडा था, मादुरो को तो उठाकर अपने देश में ले आए, वहां की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो, जिनको ये अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज। मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल मिलने की खबर से डोनाल्ड ट्रंप काफी उस वक्त पर, अगर आपको याद हो, खींच में आ गए थे। कई बार उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि नोबेल कमेटी ने तो अपना फैसला कर दिया था। मचाडो को नोबेल मिल चुका था और मचाडो ने उस वक्त उनको समर्पित भी कर दिया था। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर हालात इतने तेजी से बदले हैं कि जिस महिला को नोबेल कमेटी ने नोबेल शांति पुरस्कार दिया, उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल खुद ही गिफ्ट कर दिया। अपना नोबेल गिफ्ट में देते हुए मारिया ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया है। जो आप वहां पर फ्रेम्ड आप देख रहे थे, जो चिट्ठी, वो मैं आपको दिखा रही हूं। 10 दिसंबर 2025 को नोबेल कमेटी ने मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार दिया था। अब उससे करीब 1 महीने बाद मारिया ने अपना नोबेल डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। मारिया ने उनका नोबेल लेकर, ट्रंप आप देख ही रहे, ये नोबेल लेकर भी फूले नहीं समा रहे। देखा जाए तो ये एक तरह से नोबेल पीस प्राइज का ट्रांसफर है, और ये ट्रांसफर पूरे सम्मान के साथ और आभार जताते हुए किया गया है। आइए आपको ये वीडियो पहले दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद दिखाएंगे ये जो चिट्ठी है अलग से, उसमें क्या है। तो ये एआई जनरेटेड वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, वहां की जो तस्वीर थी उसी के आधार पर। लेकिन ये जो आप मारिया ने वेनेजुएला पर हमला करने और निकोलस मादुरो का जो तख्ता पलट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दिया। सोचिए, जिन्हें नोबेल मिला है वो इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कह रही हैं कि उनके देश में, उनके देश की संप्रभुता पर हमला करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमला किया और राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। इसी साल 3 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की। इस सर्जिकल स्ट्राइक का टारगेट थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अमेरिकी कमांडोज ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर अचानक हमला किया, फिर निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत गिरफ्तार कर अमेरिका ले आए। अमेरिका ने कुछ ही घंटों में वेनेजुएला का तख्ता पलट कर दिया। अब अमेरिका में मादुरो के खिलाफ आतंकवाद और ड्रग्स से जुड़े केस चल रहे हैं। इसी तख्ता पलट का समर्थन करते हुए मारिया ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। नोबेल कमेटी का कहना है कि नोबेल पुरस्कार के तमगे को गिफ्ट करने से कोई दूसरा व्यक्ति उसका विजेता नहीं बन जाता है। दरअसल नोबेल पुरस्कार एक उपाधि है जिसमें सम्मान के तौर पर भौतिक रूप से एक तमगा दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तमगे को बाद में बेच दे
या फिर किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट कर दे तो उसे लेने वाला व्यक्ति उसका हकदार नहीं कहलाएगा, ना ही उसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट में कभी शामिल होगा। जिस व्यक्ति को नोबेल कमेटी की ओर से नोबेल पुरस्कार के लिए दिया जाता है, जीवन पर्यंत उसे ही हकदार माना जाता है। इसको आप एक और उदाहरण से समझिए। एशिया कप 2025 का विजेता भारत था, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तानी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारत को इसकी ट्रॉफी नहीं दी थी। ट्रॉफी ना होने का मतलब यह नहीं है कि भारत विजेता नहीं रहा। क्रिकेट के इतिहास में भारत हमेशा विजेता ही कहलाएगा, भले ही पाकिस्तान ट्रॉफी को हमेशा के लिए अपने पास ही रख ले। नोबेल के मामले में भी यही है, विजेता हमेशा मारिया मचाडो ही कहलाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप उनका नोबेल लेकर शांति दूत नहीं बन पाएंगे। सच यही रहेगा कि मारिया द्वारा गिफ्ट किया गया नोबेल ट्रंप के घर में केवल एक शो पीस बनकर रहेगा और इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप केवल खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके हकदार नहीं बन सकते, क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की लिस्ट में उनका नाम होगा ही नहीं। कई लोग तो लेकिन शांति की सांस भी ले रहे हैं कि इस एक नोबेल के पीछे न जाने कितनों के पीछे पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप, क्या अब वो शांत पड़ेंगे? देखिए, मारिया कोरेना मचाडो को वेनेजुएला में उनके शांति प्रयासों के लिए नोबेल मिला था। मारिया ने वेनेजुएला में लोकतंत्र के समर्थन और तानाशाही के खिलाफ बहुत संघर्ष किया था। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और विपक्ष की नेता मारिया के बीच राजनीतिक लड़ाइयां थी। मारिया मचाडो मादुरो की तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए साल 2024 में उन्होंने मादुरो के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन निकोलस मादुरो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मारिया को चुनाव लड़ने से रोका। इस चुनाव में मादुरो के जीतने के बाद मारिया ने चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए थे। पिछले साल जनवरी में मादुरो ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तभी से मारिया अंडरग्राउंड थी। वो पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद दिसंबर में नॉर्वे में नजर आई थी। इसके बाद वो मादुरो के खिलाफ अमेरिकी सेना के एक्शन के कुछ दिन बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास में दिखाई दी थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि वो वेनेजुएला की राजनीति में फिर से एक्टिव होना चाहती हैं। मारिया द्वारा अपना नोबेल पुरस्कार, आप समझ रहे हैं, मतलब दुनिया में इससे बड़ा, इससे सर्वोच्च सम्मान कोई है नहीं, और मारिया अपना नोबेल डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर रही हैं। एक राजनीतिक चाल भी इसे समझा जा रहा है। दरअसल निकोलस मादुरो के तख्ता पलट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वहां उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया। अब वेनेजुएला के शासन से जुड़ा सारा कामकाज डेल्सी ही देख रही हैं। अभी तक मादुरो के खिलाफ संघर्ष में मारिया सबसे आगे रही। ऐसा माना जा रहा है कि मारिया कोरेना मचाडो डोनाल्ड ट्रंप की मदद से वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनना चाहती हैं और इसके लिए ही उन्होंने अपना नोबेल ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का ऐलान किया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी को किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। ईरान ने इस अमेरिकी एक्शन के बाद प्रदर्शनकारियों को फांसी देने तक का फैसला वापस ले लिया। और अब खबर यह है कि ईरान के कहने पर कुछ पड़ोसी देशों ने ट्रंप से हमला ना करने की अपील भी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, ओमान और इजिप्ट ईरान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो जितना हो सके युद्ध को टालने की कोशिश करें। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान पर वेनेजुएला जैसा एक्शन हो, लेकिन उनके अधिकारियों ने समझाया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अधिकारियों की बात मानते हुए उन्होंने ये आदेश दिए कि ईरान पर तुरंत एक्शन लिया जाए, लेकिन ईरान की ओर से प्रदर्शनकारियों को फांसी ना देने के फैसले के बाद पर्दे के पीछे से उसके पक्ष में बड़े कूटनीतिक कदम उठाए गए। इन कूटनीतिक कदमों को की ही वजह से अमेरिका ने फिलहाल हमले का जो प्लान था उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया है, क्योंकि आप भी खबरें सुन रहे थे कि ईरान पर अब हमला करने वाला है, अमेरिका करने ही वाला है। इधर B-2 बॉम्बर्स की भी बातें उड़ने लगी, उधर से जो रिफ्यूल करने वाले विमान थे उसकी भी बात। दरअसल ईरान सरकार ने अमेरिकी हमले की स्थिति में सऊदी अरब, तुर्की और UAE पर अटैक करने की धमकी दी थी और ये कहा था कि अमेरिका ने अगर उस पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा और ऐसे तमाम सैन्य ठिकाने जो अमेरिका के UAE में हो, सऊदी अरब में हो, इन सब पर, तुर्की में हो, उस पर ईरान हमला कर देगा। यही बात काम कर गई। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कतर को धमकाया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पहला अटैक अल उदैद सैन्य बेस पर होगा और यह सैन्य बेस कतर में है। मिडिल ईस्ट के देशों को डर है कि ईरान अमेरिका को सीधे जवाब नहीं दे पाएगा और बदला लेने के लिए उन पर हमला कर देगा। अब देखिए, पिछले 48 घंटों के दौरान युद्ध को टालने के लिए सऊदी अरब हो, कतर हो,
ओमान हो और इजिप्ट के अधिकारी लगातार वॉशिंगटन डीसी के संपर्क में रहे। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध के परिणामों के बारे में समझाते रहे। इन देशों का कहना है कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बड़ी गलती साबित हो सकता है। उनका हमला पूरे मिडिल ईस्ट के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। इन देशों का इशारा तेल की कीमतों, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने पर था, जिसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इन देशों ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ध्यान से सुना और समझा। इसीलिए उनकी तरफ से ईरान पर हमले की चेतावनियां बंद हुई हैं। हालांकि एक दावा यह भी किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जो करवाना चाहते थे वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को मारा ना जाए और उनके ये इच्छा ईरान ने पूरी कर दी है। अब प्रदर्शनकारियों पर हमले कम कर दिए हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस युद्ध के फिलहाल टालने की एक वजह अमेरिका का डर भी है। अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर हमला करने के बाद उसकी ओर से सबसे बड़ा हमला मिडिल ईस्ट के 19 अमेरिकी सैन्य बेसेस पर होगा, जिसमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। और ये अमेरिकी बेसेस यहां पर कई वर्षों से अच्छे से संभाल कर और बनाकर रखे गए हैं। अगर उस पर चोट होती है, उस पर हमला होता है, तो फिर उसको वापस बनाने में एक नए सिरे से अमेरिका को नूरा कुश्ती करनी पड़ेगी। इसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों को एक डर यह है कि ईरान उनके तेल के कुओं पर हमला करेगा, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तेल के ये कुएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलन, उसके बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। सऊदी अरब हो, कतर हो, मिस्र हो, इन दोनों सभी की बातों को अमेरिका नजरअंदाज नहीं करता है। इन तीनों देशों के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं और इन देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में ईरान से भी सुधरे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जो है, खाड़ी देश जो है, वो अस्त व्यस्त हो जाए। अब आपको याद होगा कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में शांति बहाली के लिए कतर और इजिप्ट ने अमेरिका के साथ मिलकर प्रयास किए थे। इसीलिए इन देशों की अपील को अमेरिका भी शांति से सुनता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो किसी देश के दबाव में या चेतावनी को कुछ नहीं समझते हैं। ये तो आप भी समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों को सम्मान देने के लिए वो उनकी बातें शांति से जरूर सुनते हैं। और आजकल सऊदी अरब से तो खासा उनको लगाव हो गया है। आईएमएफ ने एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था को सलाम करते हुए इसे दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा है। आईएमएफ ने 2025-26 में भारत की विकास दर का अनुमान रखा है 6.6%। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन ऐसा है कि आईएमएफ ने विकास दर का आंकड़ा बढ़ाने का भी संकेत दे दिया है। पहले सुनिए आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कोजैक का भारत को लेकर यह बयान। तो आप भारत के लिए वर्ष 2025 के ग्रोथ के बारे में पूछ रहे हैं। तो भारत में हमने जो देखा है वो ये है कि भारत विश्व के लिए एक प्रमुख विकास इंजन है। 2025 में भारत की ग्रोथ के बारे में जब हमने अपना आर्टिकल 4 स्टाफ रिपोर्ट तैयार किया था, तब हमने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था, जो मजबूत उपभोग ग्रोथ पर आधारित था। इसके बाद हमने देखा कि भारत की तीसरी तिमाही की ग्रोथ अपेक्षा से अधिक रही। इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि आगे चलकर हम अपने पूर्वानुमान को ऊपर की तरफ संशोधित करेंगे। हमारा जनवरी का रियल अपडेट कुछ दिनों में आने वाला है, इसलिए उस समय भारत के लिए संशोधित ग्रोथ का आंकड़ा पेश किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए भारत को लेकर निष्कर्ष ये है कि भारत वैश्विक वृद्धि में मुख्य योगदान देता है और भारत में विकास की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। आईएमएफ ने जब 2025-26 में भारत की जीडीपी बढ़ने की दर 6.6% रहने का अनुमान जताया था, तो उसमें 50% अमेरिकी टैरिफ के असर की आशंका छिपी हुई थी। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस झटके की वजह से पटरी से नहीं उतरी। भारत की अर्थव्यवस्था के उम्दा प्रदर्शन की बड़ी वजह अगर हम देखें तो घरेलू उत्पाद है। आईएमएफ ने भी कहा है कि भारत की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में जो घरेलू खपत है, घरेलू खपत का बड़ा योगदान है। तो साथ ही भारत ने जहां अब तक अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत जारी रखी है, वहीं दुनिया के साथ अपने व्यापार समझौतों को और ज्यादा व्यापक बनाया है। कई देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं या फिर बातचीत चल रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन देखिए ट्रेड समझौते के 24 में से 20 चैप्टर्स पर सहमत हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को भारत सरकार ने की थी। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर भारत आने वाले हैं। 27 जनवरी को 16वीं भारत यूरोपियन यूनियन समिट होगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया का भरोसा बढ़ा है क्योंकि यहां राजनीतिक स्थिरता बहुत मजबूत है। आईएमएफ इसी महीने 2025-26 की भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा सकता है। वहीं भारत के आधिकारिक आंकड़ों में 2025-26 के विकास दर के अग्रिम अनुमान है 7.4%। मूडीज के अनुमान के मुताबिक 2026 में भारत 6.4% विकास दर के साथ सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला G20 देश बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने 2026-27 में भारत की विकास दर का अनुमान रखा है 6.5%। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD भारत में 2025 में 6.7% और 26 में 6.2% विकास दर का अनुमान लगा रहा है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान लगाया 7.2%। जबकि रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 7.4 रहने वाली है। अब अलग अलग ये एजेंसियां हैं, इनके कई अनुमान जो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर इनमें जरूर है, लेकिन हर कोई इंडिया स्टोरी को पॉजिटिव मानता है। आज नेशनल स्टार्टअप डे है। यह दिन देश के उन नए उद्यमियों को समर्पित है जिन्होंने अपने आइडिया, अपनी मेहनत, सरकार की आर्थिक मदद के दम पर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी जिनसे ना सिर्फ भारतीयों को रोजगार दिया बल्कि देश के आर्थिक विकास को नए पंख लगा दिए। आज देश के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च हुए पूरे 10 साल हुए और अब हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद हैं। साल 2025 की बात करें तो पिछले साल 50,000 नए स्टार्टअप्स खुले थे, यानी औसतन अगर देखिए हर दिन 137 स्टार्टअप खुले। आज हमारे देश में 2,09,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिनमें लाखों लोग नौकरियां करते हैं। पिछले 10 वर्षों में इन स्टार्टअप्स की वजह से देश में 21 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। यानी एक तरह से हर स्टार्टअप कम से कम कितने लोगों को, औसतन अगर आप देखिए तो 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। इसी बीच साल 2025 में 7 नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियां बनी। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली संस्था जेफरीज के मुताबिक फंडिंग हासिल करने के मामले में भारतीय स्टार्टअप्स दुनिया के केवल 2 देशों अमेरिका और चाइना से अब पीछे हैं। मतलब विदेशी निवेशक अमेरिकी और चाइनीज स्टार्टअप कंपनीज के बाद सबसे ज्यादा निवेश भारतीय स्टार्टअप्स में करते हैं। उन्हें अमेरिका और चाइना के बाद भारतीय युवाओं की कंपनियों पर भरोसा है। साल 2025 में भारतीय स्टार्टअप्स ने 94,500 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई थी। आमतौर पर बड़े स्टार्टअप्स बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में है, लेकिन यह ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की वजह से अब करीब 53% स्टार्टअप्स छोटे शहरों में है, ग्रेड बी, ग्रेड सी सिटीज में, टियर 2, टियर 3 सिटीज में, या कहें कि जो ऐसे शहर हैं जहां पर उतने संसाधन नहीं भी हैं, वहां भी युवा शक्ति अपनी ताकत दिखा रही है, अपने सोच के दम पर नए नए स्टार्टअप्स बना रही है और तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक 50% से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों में निदेशक के तौर पर कम से कम महिला को रखा गया है और ये स्थिति दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर। DPIIT के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत के 6,385 स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, जो कुल स्टार्टअप का केवल 3% है और ये दुनिया में, पूरी दुनिया में फेलियर ऑफ स्टार्टअप्स का लोएस्ट रेट है। ये दर दुनिया में सबसे कम है। बंद होने वाले इन स्टार्टअप्स में ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई कंपनियां थी जिनको नियमों में बदलाव की वजह से बंद करना पड़ा। इनमें से 4 कंपनियां तो यूनिकॉर्न कंपनियां भी थी, जैसे ड्रीम 11, MPL, गेम्सक्राफ्ट, गेम्स 24x7। देखिए दुनिया भर में स्टार्टअप की स्थिति क्या है यह भी आज आपको जानना चाहिए ताकि आप इंडिया से कंपेयर करें। डेटा बताता है कि दुनिया के जो 90% स्टार्टअप्स हैं वो धीरे धीरे फेल हो जाते हैं। 10% स्टार्टअप शुरू होने के पहले वर्ष में बंद हो जाते हैं। 70% स्टार्टअप शुरू होने के 2 से 5 वर्ष में बंद होते हैं। विदेशी स्टार्टअप कंपनियों का एक दुखद पहलू यह है कि हर 10 में से केवल 1 स्टार्टअप कंपनी ही चल पाती है। भारतीय स्टार्टअप कंपनीज के मामले में तस्वीर बदली हुई, ऐसा नहीं है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है। आज भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। उन्होंने कहा कि आज के भारतीय युवाओं का फोकस असली समस्याओं के हल निकालने पर है। और मुझे याद है कि एक बेटी
जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने माँ से मिलने गई और माँ से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो माँ ने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसके माँ ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में पाकिस्तान के आतंकवादियों की जुबान से ऑपरेशन सिंदूर की कसक रह रहकर सामने आती है। इस पिटाई का जख्म अब पाकिस्तान के आतंकियों के लिए नासूर बन चुके हैं, जिन्हें चाहकर भी वो भुला नहीं पा रहे। आए दिन कोई ना कोई आतंकी आंसू बहाता नजर आता है या फिर बौखलाहट में भारत को धमकी देने लगता है। ताजा बयान लश्कर तैयबा के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने दिया है। उसने खुलेआम पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बीच के गहरे रिश्ते को स्वीकार किया और कहा कि सेना उसे आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता भेजती है। उसे पाकिस्तानी सैनिकों के नमाजे जनाजा में विशेष रूप से बुलाया जाता है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को धमकी देते हुए कई बातें कही। सैफुल्लाह ने दावा किया कि भारत उसकी मौजूदगी से डरा हुआ है। इसके साथ ही उसने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को कबूलते हुए कहा कि इन ऑपरेशंस ने पाकिस्तान में जो बुनियादी ढांचा था उसको नुकसान पहुंचाया। ऐसा करके भारत ने बड़ी गलती की है। सैफुल्लाह कसूरी ने भारत पर समुद्र के रास्ते हमले की धमकी भी दे डाली है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के बयानों से यह साबित होता है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद आसिम मुनीर अब पूरी तरह से आतंकी भरोसे हैं और आतंकियों की आड़ लेकर वो पाकिस्तान की जनता को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। सैफुल्लाह कसूरी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में नंबर 2 की हैसियत रखता है। वो मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह कसूरी पहलगांव में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। सैफुल्लाह कसूरी ने एक दिन पहले आतंकी अब्दुल रऊफ भी आंसू बहाता देखा गया। ये आंसू उसके शब्दों से छलके। लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर में लगी गहरी चोट की वजह से कराह रहा है। उसकी बौखलाहट उसके एक बयान से सामने आई, जिसमें वो भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुरीद के बहावलपुर की बर्बादी को कबूल रहा है, मान भी रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ अपने लोगों को बरगलाने के लिए झूठे दावे कर रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये कह रहा है, और जो देश पहले भारत की तरफ थे वो पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं। ये भी हेकड़ी झाड़ रहा है। हाफिज सईद के इस आतंकी गुर्गे का दर्द समझा जा सकता है। ये वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का नमाजे जनाजा पढ़ा था। इसने मुरीदके में पाकिस्तानी सेना के अफसरों की मौजूदगी में आतंकियों का नमाजे जनाजा पढ़ा था। ये जनाजा उन आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों का था जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से टकराने की कोशिश की थी। जिस आतंकी ने अपने साथी आतंकियों को खुद अपने हाथों से दफनाया हो, उसका बिलखना तो बनता है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों का जो हाल किया था, उसके बाद वो सिर्फ गीदड़ भपकियां ही दे सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन या स्वतंत्रता दिवस के आसपास चाइनीज मांझे की चर्चा होती है। हर साल इसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले इसे लेकर बातें होती हैं, उसके बाद और फिर बात आई गई हो जाती है। लेकिन कोई ना कोई चाइनीज मांझे का शिकार बनता रहता है, जिस पर ना तो कोई अदालत माफ कीजिएगा आंदोलन होता है, ना कोई प्रदर्शन होता है, ना कोई शोर शराबा। जबकि चाइनीज मांझा देश के लोगों के लिए बड़ी समस्या है, जो लगातार निर्दोष लोगों की बलि ले रहा है। इस साल
मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों के घायल और मरने तक की खबर है। गुजरात में उत्तरायण के दौरान 6 लोगों की गला कटने से मौत हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर में कई लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2025 के बीच दिल्ली में कम से कम 10 लोगों की मौत इसी चाइनीज मांझे की वजह से हुई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार 2021 की तुलना में 2022-23 में मांझे से जुड़ी घटनाओं में 18 गुना बढ़ोतरी देखी गई। इंसानों से ज्यादा बेजुबान पक्षी चाइनीज मांझे का शिकार होते हैं, जिनके पंख इसके जाल में फंसकर कट जाते हैं। 2025 में अकेले गुजरात में देखिए, जहां 17,000 से ज्यादा पक्षी चाइनीज मांझे की वजह से घायल हुए, जिनमें से करीब 1500 पक्षियों की मौत हो गई। बेंगलुरु के वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल के अनुसार मांझे से घायल पक्षियों के रेस्क्यू केस 2025 में बढ़कर 790 हो गए। चाइनीज मांझा एक अदृश्य खतरा होता है। नायलॉन का धागा पतला और पारदर्शी होने के कारण अक्सर लोगों की नजर में नहीं आता है। यह सूती मांझे की तरह टूटता नहीं है, बल्कि मांस और हड्डियां तक को काट देता है। चाइनीज मांझे की वजह से मरने वालों में 90% से अधिक लोग वो होते हैं जो बाइक या स्कूटी पर जा रहे होते हैं, आगे स्पीड से उनकी गाड़ी चल रही होती है और मांझा लगने से मौत होती है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इसके निर्माण, इसकी बिक्री, इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इंसान और पक्षी दोनों के लिए घातक है। हाईकोर्ट ने यह बात एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा और राज्य सरकार को पूरे देश में इस पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 2015 के आदेशों का पालन न होने पर भी चिंता जताई और कहा कि जानलेवा मांझा कई दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, 10 साल पहले वर्ष 2015 में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया जा चुका है। हाईकोर्ट ने तब राज्य सरकार को आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देकर चाइनीज मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। आदेश के बावजूद इसका निर्माण, इसकी बिक्री, इसका उपयोग जारी है। कई लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। कोर्ट ने कहा, जब भी पतंग उड़ाना अपने चरम पर हो, तब राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि चाइनीज मांझा बनाए जाने, उसके उपभोग, बिक्री पर बैन लगाए और इसको लेकर अतिरिक्त निगरानी भी की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के बताया कि चाइनीज मांझा बनाने के लिए जिस धागे, शीशे के पाउडर, गोंद इत्यादि पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इस रेजर के ब्लेड की तरह तेज धार वाला है। ये शरीर के किसी भी हिस्से को कपड़ा पहनने के बावजूद काट सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे को लेकर कड़ी टिप्पणी की। कहा कि नाबालिग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है, उससे लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु होती है, उस नाबालिग के अभिभावक को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और ये हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पूर्ण रूप से इस चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें। अरे ऐसा क्या पतंग उड़ाना कि किसी की जान चली जाए। पूरे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 2016 में ही चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा कई राज्यों में इसके खिलाफ सख्त कानून है, फिर भी चोरी छिपे इसकी बिक्री चलती है। इतना मजबूत होता है कि इसकी वजह से पतंगों के पेच जल्दी नहीं कटते। पतंग की लड़ाई के लिए किसी की जान चली जाए, कैसे किसी को कबूल हो सकता है? लेकिन इसकी वजह से जाने कितने लोगों की गर्दन, कितने पक्षी कट जाते हैं। चाइनीज मांझा सिर्फ एक धागा नहीं है, गला काटने वाला धारदार हथियार है जो इसकी जद में आ जाता है। उसकी जान बचना मुश्किल हो जाता है। शायद चाकू के वार से एक बार व्यक्ति बच भी जाए, लेकिन चाइनीज मांझे से बचना आसान नहीं है। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझा एक बच्चे की गर्दन में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुजरात के सूरत में मांझे की वजह से एक परिवार ओवरब्रिज से नीचे आ गिरा, जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। सूरत में ही चाइनीज मांझे ने एक 8 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली और संक्रांति का त्योहार मातम में बदल गया। राजस्थान के अजमेर में एक स्कूटी पर जा रही लड़की के गले में चाइनीज मांझा फंस गया और उसका गला बुरी तरह कट गया। उसके गले में 8 टांके आए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक डॉक्टर की चाइनीज मांझे से कटकर मौत हो गई। इस मांझे ने न सिर्फ स्किन बल्कि गर्दन की हड्डी भी काट दी। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे की वजह से हुए अलग अलग 2 हादसों में एक बुजुर्ग और एक बच्चा घायल हो गए। उनके गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मांझे की वजह से एक लड़के का गला कट गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये हाल देश के कई राज्य और कई शहरों का है, जहां चाइनीज मांझा जानलेवा बन चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस खाली हाथ है।
ना तो वो इन्हें बनाने वालों को गिरफ्तार कर पा रही है, ना बेचने वालों को और ना ही इस्तेमाल करने वालों को। जबकि ये मौतें हत्या से कम नहीं है, क्योंकि मांझे पर बैन होने के बाद भी बेचा जाना अपराध है।